हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न बायोलॉजी से, जो कि आपके पैरामेडिकल एग्जाम में आ सकते हैं। सो पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए, चाहे वो झारखंड का हो, बिहार का हो, यूपी के लिए हो, आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस है। आपने थंबनेल सही देखा है, सो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार पैरामेडिकल डेंटल का क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि सभी पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2019 का बायोलॉजी क्वेश्चंस है कि जो प्रीवियस ईयर में आया था पैरामेडिकल डेंटल में डीसीसी से, ठीक है। और ये सभी एग्जाम्स के लिए, बिहार पैरामेडिकल, झारखंड पैरामेडिकल, यूपी पैरामेडिकल, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ये आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस क्लास को, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के वीडियो, लेक्चर्स, क्लास और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए फॉर पैरामेडिकल, ठीक है, और पॉलिटेक्निक और आईटीआई सभी के लिए, फील्ड्स के लिए। और टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है क्लास के रिगार्डिंग, क्लास की टाइमिंग्स और कौन से क्लास होगी कौन से टाइम पे, और क्विजेस, सारे इन्फॉर्मेशन, नोट्स, पीडीएफ आपको रेगुलर वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो जाके टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हो, तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो चलिए अब समय न गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था आपका, हु कंज्यूम्स एनर्जी, ठीक है, कौन सा है जो ऊर्जा कंज्यूम करता है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऊर्जा का खपत करता है। ग्लाइकोलाइसिस, बी टीसीए साइकिल, टी वसो अल्मो का ऑक्सीजीकरण, डी वसो अल्मो का जैव संश्लेषण। तो आपको बताना है ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, और आपका बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसमें से किसमें आपका एनर्जी का कंजप्शन होता है, ये हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। आइए तो उसका उत्तर देख लेते हैं। आपका उत्तर क्या होगा। ग्लाइकोलाइसिस, एक एक करके हम लोग सबका कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं कि क्या खपत होता है, एनर्जी होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में आपका क्या आउटपुट रहता है। आउटपुट सभी का जानेंगे तो उसी से हमको पता चल जाएगा कि क्या इसका रहेगा। तो सबसे पहले आपका ग्लाइकोलाइसिस में क्या रहेगा, 2 ATP, ठीक है, प्लस 2 NADH प्लस 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स, ये आपका उपस्थित रहता है, ठीक। अब टीसीए साइकिल में देख लेते हैं। टीसीए साइकिल में आपका रहता है 6 NADH प्लस 2 ATP प्लस 2 FADH प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ साइकिल एक प्रोसेस होने पे इतना रिलीज होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में क्या होता है आपका, 1 molecules of NADH, 1 molecules of acetyl CoA, ठीक है, और 1 FADH2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 1 FADH2, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल्स आपका ईच राउंड ऑक्सीडेशन पे आपका फैटी एसिड्स का ये रिलीज होता है। और आपका बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें आपका रिलीज नहीं होता है, इसमें कंज्यूम्स होता है, इसमें कंज्यूम्स होता है। क्या लगता है आपका फैटी एसिड बनाने में, तो सबसे पहले आपका 1 एसिटाइल कोलाइन CoA, 1 NAPDH, और एक आपका ये आपका दोनों मिलके बायोसिंथेसिस होता है। तो ये दोनों कंज्यूम होता है आपका। एक बार पुनः मैं समझा रहा हूं कि बाकी का ऊपर का तीनों प्रोसेस में आपका रिलीज होता है, मतलब हर साइकिल पे रिलीज होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या रिलीज होता है, तो 2 ATP, 2 NADH और 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स एट द एंड। टीसीए साइकिल्स में क्या होता है, 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH। ऑक्सीडेशन जब होता है फैटी एसिड का, वसो अल्मो का ऑक्सीजीकरण होता है, ऑक्सीजीकरण, तो 1 ADH प्लस एसिटाइल CoA प्लस 1 FADH2,
ठीक है। लेकिन जब बायोसिंथेसिस का बात होगा, क्योंकि यहाँ सिंथेसिस कर रहे हैं हम लोग, बना रहे हैं, वसुअल्मो का जैव संश्लेषण हो रहा है, बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे उसको, तो यहाँ पे बनाने के लिए उसको कंज्यूम करेगा एनर्जी को। तो आपका यहाँ पे 1 एसिटाइल COA प्लस 1 NADPH क्या होगा, 1 NADPH, ठीक है, 1 NADPH। तो ये आपका दोनों यहाँ लगता है। तो यहाँ पे ये प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर था। कहाँ से? प्लांट फिजियोलॉजी, क्लास 11 फिजियोलॉजी क्लास 11, ठीक है। तो ये वहां से था, ठीक। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि विच वाज डेवलप्ड फर्स्ट, कौन सा था जो डेवलप फर्स्ट हुआ था, किसका प्रथम विकास हुआ था? तो प्रोटीन का, डीएनए का, आरएनए का या राइबोसोम का? यानी आपका प्रोटीन, डीएनए, आरएनए या राइबोसोम्स, किसका विकास प्रथम हुआ था, ठीक है। इसका आंसर हम लोग सभी जानते हैं कि आरएनए होगा, ठीक है। आरएनए का सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का पहला विकास हुआ था। और ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, ये आपका पैरामेडिकल में भी, जिन्होंने मेरा प्लेलिस्ट में देख रखा है अदर वीडियोस पैरामेडिकल का, तो पैरामेडिकल का जाके देखिए, पैरामेडिकल डेंटल करके प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने। वहां पर आप देखोगे तो किसी ईयर में 2013 या 14 में सेम प्रश्न आपका पैरामेडिकल में आ रखा है, ठीक है। तो एक बार जाके देखिएगा, ये रिपीटेड प्रश्न है। तो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस डाल रखे हैं, बिहार पैरामेडिकल के रिगार्डिंग भी है, तो आप जाके एक बार देखिएगा, ठीक है। और वो सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं हर स्टेट्स के, ठीक है, यूपी हो चाहे झारखंड हो, आराम से आप पैरामेडिकल्स के देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आता है, तो आप लोग सभी के लिए इक्वल है, ठीक है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी पे ही क्वेश्चन आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि इट वाज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द मेन डेवलपमेंट ट्रेंड ऑफ हॉर्स, यानी ये घोड़ों के मुख्य विकास प्रवृत्ति में नहीं दिखाया गया था। तो आपको बताना है विकासीय प्रवृत्ति में नहीं दिखाया गया था, यानी ऊंचाई में वृद्धि, ठीक है, उसके संख्या में कमी यानी डिक्रीज इन फुट पैड्स, उसके फुट पैड्स में डिक्रीज हो जाना, पदों का छोटा हो जाना यानी फुट्स का छोटा हो जाना, शॉर्टनिंग ऑफ फीट, या मस्तिष्क का बढ़ना यानी इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट। दूसरा का होगा डिक्रीज इन फुट पैड्स में डिक्रीज, पदों का छोटा हो जाना यानी शॉर्टनिंग ऑफ फीट, और आपका डी मस्तिष्क का वो, तो इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शंस है, और करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा कि आपका तो ऊंचाई तो बढ़ा, टाइम के साथ हॉर्स का ऊंचाई बढ़ा, ठीक है, क्योंकि जिसका डेवलपमेंट हुआ हॉर्स का, वो तो इवोल्यूशन जो हुआ वो ग्रेजुअली हुआ, मतलब धीरे धीरे इवोल्यूशन इसका विकास हुआ। तो पहले इनका बहुत हाइट कम था, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो ट्रेंड था इवोल्यूशन। फुट पैड भी इनका डिक्रीज हुआ, क्योंकि पहले इनका बहुत चौड़ा चौड़ा था, तो जिसकी वजह से तेज नहीं दौड़ पाते थे, तो ये भी ठीक है, ये भी डिक्रीज हुआ। पदों का छोटा होना नहीं, समय के साथ इनका लेग्स का साइज बढ़ा है, तो ये आपका ट्रेंड में नहीं आता, ठीक है। तो इट वाज नॉट ऑब्जर्व इन 10, छोटा नहीं हुआ है, बड़ा हुआ है। और इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन वो तो हुआ ही था। तो आपका यहाँ पे सी यानी पदों का छोटा होना, शॉर्टनिंग ऑफ फेट, ये गलत है, क्योंकि इनका ऐसा नहीं हुआ था, इसका विपरीत हुआ था, इनका लेग्स टाइम के साथ बढ़ा था, ठीक है। और ये हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हो कि विथ टाइम इनका बढ़ा था, और जहाँ से भी इनका ओरिजिन हुआ और डेवलपमेंट विकास हुआ, उनका टाइम टू टाइम इनका साइज इंक्रीज किया गया, ठीक है, छोटा नहीं हुआ, सिर्फ छोटा हुआ फुट का साइज, फुट पैड का, ठीक है। तो आपका सी सही होगा, पौधों का छोटा होना गलत है, क्योंकि बड़ा हुआ था, लेग्स बड़े हुए थे, ठीक है। उसी के लिए ये स्पीड से ज़्यादा ड्यूरेंस यानी कितना देर तक दौड़ सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी MaCRO बड़ा यानी वृद्धि पोषक नहीं है, तो आपका जिंक। बाकी तीनों आपका वृद्धि पोषक है। ठीक है, तो आपका कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम, दीज आर ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपका Zn क्या है, मैक्रो है, ये माइक्रो है, ये माइक्रो आ जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और कितने टाइप्स के आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो, मैक्रो। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके हो गए कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, और ये हो गया माइक्रो में। ठीक है, तो जिंक हो गया, आपका बोरॉन हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो। ठीक है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो। अब मैक्रो में क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, अल्कोहल, वाटर, फाइबर्स, दीज आर ऑल मैक्रो। ठीक है, मैक्रोस का भी आपका पार्ट है, ऐसा नहीं है कि आपका मैक्रोस का पार्ट नहीं है। तो मैक्रोस का भी आपका बहुत सारे एलिमेंट्स का बात हो रहा है यहाँ पे, तो इसको मत लीजिएगा। अभी एलिमेंट्स में जैसे कैल्शियम, सल्फर, ये सब आपका मैक्रो में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैक्रो में कंसीडर कीजिए आप। और साथ ही साथ आप इसमें मैंगनीज और फॉस्फोरस। ठीक है, क्या क्या हो गया आपका, मैंगनीज, फॉस्फोरस, N, K और Ca, ये 5 आपका मैक्रो हो गया। तो इसको नोट्स बना लीजिएगा, मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप ये वाला न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर आप जाके पढ़ लोगे, क्लास 11th का प्लांट फिजियोलॉजी का है ये। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, प्लांट न्यूट्रिशन के वाला चैप्टर के ऊपर है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ए इसका सही आंसर होगा क्योंकि वो माइक्रो है और यहाँ मैक्रो पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज अ फ्रूट ईटर। कौन सा एक फलहारी है, यानी चूहा, घोड़ा, बंदर या कुत्ता। तो इसका आंसर तो हम लोग सब जानते हैं, क्या चूहा फ्रूट्स खाता है, नहीं। ठीक है, क्या घोड़ा खाता है फ्रूट्स, नहीं। क्या कुत्ता खाता है, नहीं। तो खाता कौन है, बंदर। ठीक है, तो बंदर आपका यानी मंकी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन से सभी जानते हैं। ठीक है, ये कॉमन सेंस में भी हम लोग जानते हैं, नहीं भी पढ़ रखे होंगे बुक तो भी हम लोग इसे बता सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल, ठीक है, कैनाल का स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग के एलिमेंट्री कैनाल का ये मुख नहीं है, मुख पार्ट नहीं है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ऑप्शन है आपका, गिवन ऑप्शंस है आपका कि ग्रासिका, ग्रासिला, मुख और पित्ताशय। तो आपका कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा आपका होगा। तो ऑसोफेगस वगैरह ये सब तो दोनों पार्ट होते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के, मुख, माउथ भी आपका पार्ट होता है, लेकिन ये गॉल ब्लैडर जो होता है आपका, गॉल ब्लैडर क्या ये मुख पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, नहीं, ये सेकेंडरी में आ जाएगा, ये तो डाइजेशन में काम आ जाएगा, तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, कैनाल यहाँ ठीक कर लीजिएगा स्पेलिंग, कैनाल का CANAL, कैनाल। तो गॉल ब्लैडर जो है आपका पित्ताशय है, वो एलिमेंट्री कैनाल का मेन पार्ट नहीं होता, ये सेकेंडरी में आता है आपका। ठीक है, ये सेकेंडरी में आता है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन से यानी क्लास 11th का है। ठीक है, सो ये था आपका 6 क्वेश्चन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसको 7 कर लीजिएगा कि व्हाट इज एक्सक्रीटेड इन द ह्यूमन एज अ सीबम। ये मनुष्यों में सेवम के रूप में किसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शंस है, गिवन ऑप्शंस आपका, पहला है आपका बिलीरुबिन। ठीक है, पहला क्या है, बिलीरुबिन, दूसरा है बिलीवर्डिन। ठीक है, तीसरा है आपका फैटी एसिड, वशोअल्म फैटी एसिड, और डी है आपका पित्त यानी बाइल। सो आपका करेक्ट क्या होगा, ये जितना भी ए, बी और डी है ये सारा आपका कहाँ का पार्ट है, डाइजेशन वाला पार्ट है। ठीक है, डाइजेशन का पार्ट है ये। ठीक है, लेकिन जो फैटी एसिड्स है ये आपका पार्ट है जो कि सेबम के
रूप में हमारा कान से निकलता है, ठीक है, ईयर्स में। तो ये आपका ईयर वैक्स में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल, आपका ग्लिसरॉल, ये सब इसका कॉम्पोजिशन होता है। ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब आपका फैटी एसिड्स के साथ रह के हमारा ईयर वैक्स बनाता है, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें आप लोग जोड़ लीजिएगा टीजी, ट्राई ग्लिसराइड्स, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि आपका गुटी पारी इसे प्रबंधन में अपनाई जाता है। तो गुलाब का, अमरूद का, कैरोटीन का या गन्ना का, सॉरी कॉटन का। तो आपको बताना किस में होगा। तो इसका सही आंसर बी होगा, गुआवा में, ठीक है। गुआवा में यूज होता है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है नहीं, आप बस प्रोपोगेशंस का मेथड पढ़ लीजिएगा, इतने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होता है। ये अच्छे से प्रोपोगेशंस का आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है इट इज अ शॉर्ट डे फ्लावरिंग प्लांट। तो आपको बताना इट इज अ शॉर्ट डे फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से कौन सा आपका शॉर्ट डे फ्लावरिंग प्लांट है, यानी लघु प्रतिपतकालीन पौधा, ठीक है। तो आपका ए है डालिया, बी है गेहूं, सी है आपका लश्कर और डी है टमाटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। तो आपका देख लेते हैं, दो तरह के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दो तरह के प्लांट होते हैं, एक है आपका शॉर्ट शॉर्ट डे और एक है आपका आपका लॉन्ग डे, ठीक है। तो शॉर्ट डे और लॉन्ग डे में क्या अंतर है? तो शॉर्ट डे वाले प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो आपका फ्लावरिंग करने के लिए आपका शॉर्टर दिन खोजते हैं, क्योंकि ये रात में, क्योंकि इन लोगों को रात चाहिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस, इनको डार्कनेस चाहिए, ज़्यादा लंबा समय का डार्कनेस। और ये आपका शॉर्ट पीरियड खोजते हैं आपका फ्लावरिंग के लिए, यानी दिन में इनको कम समय चाहिए फ्लावर निकालने के लिए। जबकि लॉन्ग डे में ये आपका लाइट खोजते हैं, यानी लाइट ज़्यादा चाहिए, डार्कनेस कम चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। तो क्रिटिकल डे लाइट लेंथ से ज़्यादा चाहिए लाइट। तो ये है आपका शॉर्ट डे और लॉन्ग डे, ठीक है। दोनों में बस यही डिफरेंस है कि शॉर्ट डे वाले डार्कनेस यानी रात ज़्यादा खोजेंगे और लॉन्ग डे वाले लाइट यानी दिन ज़्यादा खोजेंगे अपना फ्लावरिंग करने के लिए, ठीक है। सो इसके आगे आपका किस टाइप का एग्जांपल्स ले लेते हैं शॉर्ट डे में। तो शॉर्ट डे में आपका रहेगा राइस, टोबैको, कॉटन और मेन एग्जांपल आपका जैनिथिनम और आपका डालिया, ठीक है। ये सारा आपका आ जाएगा शॉर्ट डे में, तो ए इसका करेक्ट आएगा। लेकिन हम लोग इसको पूरा अच्छे से देखेंगे। तो लॉन्ग डे का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो लॉन्ग डे का में एग्जांपल्स में आपका क्या आ जाएगा, वीट, टोमेटो, ठीक है, लर्सकप, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ स्पिनेच। सारा ये आपका एग्जांपल हो जाएगा लॉन्ग डे का। तो ये था आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो शॉर्ट डे क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होता है, ठीक है, ये अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एनुअल प्लांट क्या होता है, बाइनिलियन प्लांट क्या होता है, ये भी अच्छे से, पेरिनियन प्लांट क्या होता है, सब अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है द डिस्प्ले ऑफ इमोशन इज द फंक्शन ऑफ। तो इमोशंस का डिस्प्ले किसका फंक्शन है, ठीक है, किसका फंक्शन है कि आपका इमोशन डिस्प्ले करे। तो फ्रंटल सेगमेंट, पैराइटल सेगमेंट, टेम्पोरल सेगमेंट या सिंपैथेटिक सेगमेंट। सेगमेंट की जगह आप लोब भी लिख सकते हो, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, सिंपैथेटिक लोब। तो ये आपका लोब्स में से किसका काम है कि आपका इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये आपका फ्रंटल लोब का काम है, ठीक है। फ्रंटल लोब आपका ये काम करता है, कंट्रोल करता है आपका इमोशंस को, कंट्रोल इमोशंस, ठीक है। तो इमोशंस का आपका और पर्सनैलिटी को आपको यही कंट्रोल करता है फ्रंटल। टेम्पोरल फॉर एग्जांपल आपका ऑडियो, ठीक है, इसको करता है कंट्रोल। पैराइटल और सिंपैथेटिक क्या है आपको कमेंट में पढ़ के चैप्टर आपको बताना है क्या कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, दोनों कमेंट में आ जाना चाहिए आंसर कि पैराइटल लोब और सिंपैथेटिक लोब आपका सेगमेंट आपका क्या करता है, ठीक है। तो आपको आई होप ये लेक्चर अच्छी लगी होगी।
और ये आपका क्वेश्चन सारे पैरामेडिकल डेंटल बिहार के हैं। तो आई होप आपको इजी लगा होगा ये। तो इसी तरह के लेक्चर्स पाने के लिए आप पीपीआई ट्यूटोरियल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल पे। और आगे आपके लिए बहुत कुछ है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका शेयर बहुत ज़रूरी है। लाइक कमेंट्स तो आ ही रहा है बहुत अच्छे, लेकिन शेयर भी कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।